Hello everyone. Today we will continue with chapter number 4, Parties and Party System. According to the old syllabus, this is chapter number 5. This is the third video lecture of this chapter. In today's lecture, we are going to discuss about the nature of Congress dominance. Okay. India is not only the country to have experienced the dominance of one party. भारत ही एक अकेला ऐसा देश नहीं है जहाँ पे एक डोमिनेंस रहा हो एक सिंगल पार्टी का. If we look around the world, we find many other examples of one party dominance, but there is a crucial difference between these and the Indian experience. अगर हम वर्ल्ड को उठाकर देखें तो बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ रही हैं जहाँ पे वन पार्टी का डोमिनेंस रहा है, लेकिन भारत के वन पार्टी डोमिनेंस में और दूसरे देशों के वन पार्टी डोमिनेंस में काफ़ी डिफरेंस है. फाइन. यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि इन द रेस्ट ऑफ द केसेस द डोमिनेंस ऑफ वन पार्टी वॉज अनश्योर्ड बाय कॉम्प्रोमाइजिंग डेमोक्रेसी. अगर हम दूसरे देशों की बात करें जहाँ पे वन पार्टी डोमिनेंस सिस्टम है तो वहाँ पे कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी को कॉम्प्रोमाइज़ किया गया है. इन सम कंट्रीज लाइक चाइना, क्यूबा, सीरिया, द कॉन्स्टिट्यूशन परमिट ओनली सिंगल पार्टी टू रूल द कंट्री. अब ये कुछ ऐसे देश हैं, ठीक है. यहाँ पे क्या कहा गया है इन देशों के अंदर, चाइना के अंदर, क्यूबा के अंदर, सीरिया के अंदर, कि इनके संविधान के अंदर ही, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही ये मेंशन है कि देयर शुड बी ओनली सिंगल पार्टी सिस्टम, कि एक ही पार्टी होगी. ओके. सम अदर कंट्रीज ऑल्सो लाइक द म्यांमार, बेलारस, इजिप्ट, कुछ ऐसे देश हैं जहाँ पे वन पार्टी जो है वो स्टेट ड्यू टू लीगल एंड द मिलिट्री मेजर्स, वहाँ पे डिक्टेटरशिप है, मिलिट्री मेजर्स हैं. अनटिल फ्यू डे अगो मैक्सिको, साउथ कोरिया, ताइवान की अगर हम बात करें, ऑल्सो इफेक्टिवली वन पार्टी डोमिनेंट स्टेट. Okay, so what distinguish the dominance of the Congress party in India from all these cases was it happened under democratic conditions. अब क्या डिफरेंस है इनके अंदर और भारत के अंदर, क्योंकि भारत के अंदर अगर एक पार्टी, अब हमने देखा कि कांग्रेस का डोमिनेंस रहा है 15 साल तक. ओके. पहले जो 3 हमारे इलेक्शन हुए थे लोकसभा के, उसके अंदर कांग्रेस का डोमिनेंस रहा. तो यहाँ पे क्यों डिफरेंस है, क्योंकि जहाँ पे भी वन पार्टी डोमिनेंस रहा ना जिस भी देश के अंदर, वहाँ पे या तो वहाँ पे सिंगल पार्टी थी, किसी दूसरी पार्टी को परमिशन ही नहीं थी इलेक्शन कंटेस्ट करने की या खड़े होने की, या फिर वहाँ पे डिक्टेटरशिप रूलर थे, या फिर उनके कॉन्स्टिट्यूशन में ही ये सब कुछ मेंशन था. लेकिन भारत का जो केस था ना वो दैट इज़ द डिफरेंट. अब क्या डिफरेंस था, क्योंकि यहाँ पे तो मल्टी पार्टी सिस्टम था. ऐसा नहीं है कि हमने डेमोक्रेसी को कॉम्प्रोमाइज़ किया. भारत के अंदर डेमोक्रेसी बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुई, कोई इलेक्शन के साथ कोई छेड़खानी नहीं की गई, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए बिल्कुल. वो बात अलग है कि वोट गई किसको, कांग्रेस को गई. तो इस तरीके का ये वन पार्टी डोमिनेंस सिस्टम है. इसी यही डिफरेंस है दूसरी कंट्री के वन पार्टी डोमिनेंस सिस्टम में और भारत के वन पार्टी डोमिनेंस एरा में, क्योंकि यहाँ पे जो थे वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन हेल्ड हुए थे. ओके. सो दिस वाज सिमिलर टू द डोमिनेंस ऑफ अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस वॉज इंजॉयड इन साउथ अफ्रीका आफ्टर द एंड ऑफ अपार्थीड. देखिए क्लास 9th में आपने अपार्थीड सिस्टम पढ़ा था साउथ अफ्रीका के अंदर, जहाँ पे वाइट माइनॉरिटी का शासन था. तो जब 1980 के अंदर वाइट माइनॉरिटी से आज़ादी मिली थी साउथ अफ्रीका को, स्पेशली जिम्बाब्वे, तो वहाँ पे क्या हो गया था, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस का शासन रहा था काफ़ी मतलब लंबे टाइम तक. तो वहाँ पे भी कुछ अनफेयर प्रैक्टिसेस थी इलेक्शन के अंदर, जो इतने सालों तक उसका रूल रहा. ओके. अब यहाँ पे आप एक सिंबल देख रहे हो, ये 2 बैलों का सिंबल देख रहे हो. दिस इज़ द अर्लियर सिंबल ऑफ कांग्रेस पार्टी. आज के टाइम पर आप एक हाथ का सिंबल देखते हो कांग्रेस का, लेकिन जब कांग्रेस पार्टी की फॉर्मेशन हुई थी तो उस टाइम पर स्टार्टिंग में ये सिंबल था, ना कि हाथ का सिंबल. तो ये पुराना सिंबल है, अर्लियर सिंबल ऑफ द कांग्रेस पार्टी. फाइन. अब आगे आपका आता है PRI. ठीक है, PRI क्लास 9th में आपने पढ़ा है, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जो आपने पीछे उनका बेस पढ़ा हुआ है, या तो क्लास 9th में पढ़ा है या फिर क्लास 10th में पढ़ा है. अब PRI में स्पेशली क्या बताया हुआ है, देखिए PRI एक उल्टा है. ठीक है. तो इसका वैसे तो नाम क्या है PRI का, इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी. ठीक है ना, लेकिन ये उल्टा लिखा हुआ है स्पेनिश लैंग्वेज में, क्योंकि लिखा हुआ है तो ये उल्टा है. PRI मतलब आप आई से शुरू करोगे, इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी, जबकि हम हिंदी में हम देखते हैं इंग्लिश में तो शुरू से शुरू होता है.
इसकी फॉर्मेशन हुई थी पीआरआई पार्टी की 1929 में हुई थी एज नेशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी एंड लेटर रीनेम्ड एज इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी द पीआरआई, स्पेनिश में हम इसको बोलेंगे। एक्सरसाइज्ड पावर इन मैक्सिको, मैक्सिको के अंदर इसकी पावर रही है लगभग 60 साल तक। आप ये देख रहे हो यहाँ पर कि 6 डिकेड तक इस पार्टी ने जो है पूरा अपना राज किया है मैक्सिको के अंदर, ठीक है। तो इस पार्टी के अंदर ये क्या रिप्रेजेंट करती है, लेगेसी ऑफ मैक्सियन रिवोल्यूशन। ओरिजिनली पीआरआई इज ए मिक्सचर वॉज ए मिक्सचर ऑफ वेरियस इंटरेस्ट इंक्लूडिंग पॉलिटिकल एंड द मिलिट्री लीडर्स। यहाँ पर हम देखते हैं कि लेबर क्लास का मिक्सचर भी है, पीजेंट्री भी है, ठीक है, सब कुछ है, पॉलिटिकल, मिलिट्री, लेबर क्लास, पीजेंट ऑर्गेनाइजेशंस एंड द न्यूमरस पॉलिटिकल पार्टीज यहाँ पे हैं, पीआरआई के अंदर थी। ओके, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, जैसे जैसे टाइम बीतता चला गया, ठीक है, प्लूटर्को जो था, अल्फाज सेल्स था, द फाउंडर ऑफ द पीआरआई के फाउंडर इनको कहा गया है, वॉज एबल टू कैप्चर द ऑर्गेनाइजेशन। जब इसका पहले स्टार्टिंग में मिक्सचर था, उसके बाद उसने ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म की और देन द गवर्नमेंट, पीआरआई इसके लीडर ने। इलेक्शंस वर हेल्ड एट रेगुलर इंटरवल, ठीक है, इलेक्शंस होते थे हर 5 साल के अंदर, या फिर जो भी हम वहाँ का रेगुलर टाइम ऑफ इंटरवल कह सकते हैं। एंड इट वॉज द पीआरआई विच वोन एवरी टाइम, और ये पीआरआई ही थी जो हर बार जिसकी जीत होती थी। देखिए 60 साल का टाइम पीरियड, 60 ईयर, कोई छोटी मोटी बात नहीं है। अदर पार्टी एग्जिस्टेड इन द नेम, सिर्फ नाम की थी, जो दूसरी पार्टी थी ना वो नाम की थी, ठीक है, अपोजिशन की पार्टी है, लेकिन चलती पूरे तरीके से वहाँ पे पीआरआई की थी। The election laws were operated in a manner so as to ensure that the PRI always won। इस तरीके से elections laws बनाए जाते थे by the ruling party, और रूलिंग पार्टी कौन सी थी, पीआरआई पार्टी, कि भाई ऐसे फॉर्मेशन होगी, ऐसे ऑपरेटेड किए जाएंगे इलेक्शन लॉज कि पीआरआई ही जीते। इलेक्शंस वर ऑफन रिग्ड एंड द मैनिपुलेटेड बाय द रूलिंग पार्टी, मैनिपुलेशन होती थी रूलिंग पार्टी, एंड इट्स रूल वॉज डिस्क्राइब्ड एज द परफेक्ट डिक्टेटरशिप। उस टाइम पर पीआरआई के रूल को कहा गया था एक तरीके से परफेक्ट डिक्टेटरशिप है, यानी कि कहने को इलेक्शन कराते हैं लेकिन पूरी तरीके से इन्हीं की चलती है। एंड फाइनली द पार्टी लॉस्ट इन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हेल्ड इन 2000, ठीक है। अब यहाँ पे मैक्सिको के अंदर नो लॉन्गर वन पार्टी डोमिनेटेड कंट्री, लेकिन जो उसकी टैक्टिक थी ऑप्टेड बाय द पीआरआई ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इट्स डोमिनेंस हैड ए लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑन द हेल्थ ऑफ द डेमोक्रेसी। काफ़ी लंबे टाइम तक यहाँ पर जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी को एग्जिस्ट करने में काफ़ी लंबा टाइम लगा। तो पूरी बार बार जैसे हमने देखा कि डेमोक्रेसी को कॉम्प्रोमाइज़ किया गया है टाइम टू टाइम। ओके, द सिटीजन हैव येट टू डेवलप फुल कॉन्फिडेंस इन द फ्री एंड फेयर नेचर ऑफ इलेक्शन। फाइन, सो कम टू द नेक्स्ट पेज नाउ। ओके, नेक्स्ट पेज पे हम आते हैं। देखिए पीआरआई हो गया, यहाँ पे नेचर ऑफ द कांग्रेस डोमिनेंस में हम पढ़ रहे हैं। अब हम इसको कंपेयर करेंगे। जैसे पीआरआई में था ना, उसका काफ़ी कुछ जो था वो जो इंडियन पार्टी थी हमारी कांग्रेस पार्टी, उसमें भी था। इसकी जो रूट थी ना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस ऑफ द कांग्रेस पार्टी गो बैक टू द लेगेसी ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल, ठीक है। जैसे कि वहाँ पे अब साउथ अफ्रीका में हमने देखा कि वहाँ पे वाइट माइनॉरिटी से आज़ादी दिलाने के लिए काफ़ी जो जानू पीएफ पार्टी थी वहाँ की, बेसिकली उसने काम किया। इसी तरीके से हम यहाँ पे देखते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने काफ़ी काम किया था, फ्रीडम स्ट्रगल में काफ़ी पार्टिसिपेशन था। कांग्रेस वॉज सीन एज ए inheritor of the national movement. Okay, many leaders who were in the forefront of that struggle were now contesting elections as Congress candidate। जिन लोगों ने forefront पे काम किया था, आगे बढ़ के कांग्रेस के में काम किया था, आज वही लीडर जो हैं वो इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कांग्रेस वॉज ऑलरेडी ए वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड पार्टी बाय द टाइम of the other parties could even think of a strategy। मतलब जो दूसरी पार्टी तो उसकी जगह पर अपने आप को सोच भी नहीं सकती। The Congress had already started its campaign। In fact, many parties were formed only around independence or after that। Thus, the Congress had the first of
ऑफ द ब्लॉक्स एडवांटेज। देखिए, अगर हम किसी दूसरी ऑपोजिशन पार्टी की बात करें, क्योंकि जो कांग्रेस की फॉर्मेशन हुई थी वो सबसे पहले हुई थी 1885 के अंदर, ए ह्यूम ने की थी। तो जो दूसरी पार्टी थी, या तो उनकी फॉर्मेशन हुई थी ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल या फिर उसके बाद में हुई थी। तो जो इसके फ्रीडम स्ट्रगल के काफ़ी लीडर्स थे वो कांग्रेस के काफ़ी क्लोज थे, वो कांग्रेस में ही मतलब वो सेशंस में बैठते थे, तो लोगों के भी काफ़ी क्लोज थे। अभी हमने पिछले पिछले वाले लेक्चर में भी डिस्कस किया है कि जो इसके लीडर थे ना, वो ग्रास रूट लेवल से जुड़े हुए थे, बिल्कुल नीचे से जुड़े हुए थे, उनका नीचे से जुड़ाव था। तो एक तो ये रीज़न था जिससे कांग्रेस जो है वो जीत रही थी, एक वो काफ़ी पुरानी पार्टी थी, ठीक है। दूसरी क्या था कि ये जो इसके लीडर थे उन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल में पार्टिसिपेशन किया था बढ़ चढ़ के। दूसरा रीज़न ये था। So by the time of the independence, the party had not spread across the length and the breadth of the country, and we had seen in the map, but also had an organizational network down to the local level। अब यही चीज़ आ गई यहाँ पे कि जो हम मैप में देख रहे हैं ना, कितना जो वाइड नेटवर्क है कांग्रेस का, सिर्फ वो मैप में दिखाने के लिए ही नहीं है, पूरे तरीके से अगर हम देखें तो बिल्कुल लोकल लेवल तक, बिल्कुल डाउन ट्रोडन पीपल तक जुड़ाव था कांग्रेस पार्टी का। तीसरा रीज़न ये था कि कांग्रेस जो है वो बार बार जीत रही थी। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंटली, एज द कांग्रेस वॉज स्टिल रिसेंटली एज ए नेशनल मूवमेंट, इट्स नेचर वॉज all inclusive, all these factors contributed to the dominance of the कांग्रेस पार्टी। अभी हमने इसमें इस पैराग्राफ में 3 वो फैक्टर डिस्कस किए हैं जिनसे हम ये कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने जो डोमिनेट किया था 3 डिकेड तक, उसके ये रीज़न थे। नियर 3 डिकेड के आसपास तक इसने रूल किया था, मतलब पूरा सेंटर में भी और स्टेट गवर्नमेंट में भी। ओके, अब हम आते हैं अपने अगले टॉपिक पे। द नेक्स्ट टॉपिक इज कांग्रेस एज ए सोशल एंड द आइडियोलॉजिकल कॉलिशन। देखिए, पहले पैराग्राफ में हम डिस्कस करेंगे कांग्रेस पार्टी का सोशल कॉलिशन, ठीक है, किस तरह से सोसाइटी के साथ कॉलिशन था उसका। और दूसरे पैराग्राफ में हम डिस्कस करेंगे आइडियोलॉजिकल कॉलिजन कैसे था, कि किस तरह से डिफरेंट डिफरेंट आइडियोलॉजीज के पीपल थे वो इकट्ठे कांग्रेस पार्टी के अंदर रहते थे। Okay, so you have already studied the history of how Congress evolved from its origin। आपको पता है, पहले भी आपने पढ़ा हुआ है, क्लास 10th में भी हमने पढ़ा था, ठीक है, नेशनलिज्म इन इंडिया में, कि कांग्रेस पार्टी की जो फॉर्मेशन हुई थी 1885 में हुई थी, एज ए प्रेशर ग्रुप के रूप में हुई थी। द न्यूली एजुकेटेड प्रोफेशनल एंड द कॉमर्शियल क्लासेस। देखिए, इसके बारे में आपको बताती हूँ। कांग्रेस पार्टी जो बनी थी, पहले ये पार्टी नहीं थी, स्टार्टिंग में कांग्रेस एक प्रेशर ग्रुप के रूप में इसकी फॉर्मेशन हुई थी बाय द ए.ओ. ह्यूम। ये ब्रिटिशर्स थे और यहाँ पे मद्रास के अंदर ये स्टडी करते थे एज ए स्टूडेंट। तो इन्होंने अपने कुछ ऐसे अपर क्लास पीपल, क्योंकि ये काफ़ी अपर क्लास से बिलोंग करते थे, वाइट एलिट कह लीजिए या फिर कॉमर्शियल पीपल, बिजनेस क्लास, मतलब जिनके पास काफ़ी रिच थे, इंग्लिश स्पोकन जो पीपल थे, जो काफ़ी एलिट पीपल थे, उनके साथ 72 डेलीगेट्स के साथ इन्होंने मिलके स्टार्टिंग में प्रेशर ग्रुप की फॉर्मेशन की, जिसका नाम कांग्रेस रखा गया, राइट। तो बेसिकली स्टार्टिंग में इनका मेन मोटिव क्या था, इन्होंने जो 72 डेलीगेट्स थे उनको बताया कि अगर आप इकट्ठे होकर ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट अगर आप लड़ोगे, अगर आप मतलब कोई भी आपके यहाँ पे ऐसी कोई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो एकजुट कर सके लोगों को, तो अगर आप, क्योंकि आप पढ़े लिखे हो, आप अच्छी मतलब वेल एजुकेटेड हो, अच्छे घरों से हो, तो अगर आप इस चीज़ में आगे बढ़ोगे तो शायद ब्रिटिशर्स के ऊपर कुछ प्रेशर बना पाओ। तो ये सोचकर, इस सोच के साथ स्टार्टिंग में एक प्रेशर ग्रुप की फॉर्मेशन हुई थी, जिसके अंदर जो हमारे थे प्रोफेशनल थे, कमर्शियल क्लासेस थे, टू ए मास मूवमेंट ऑफ द 20th सेंचुरी। ओके, सो द कांग्रेस बिगेन एज ए पार्टी डोमिनेटेड बाय द इंग्लिश। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि कांग्रेस एक पार्टी बन गई। स्टार्टिंग में तो प्रेशर ग्रुप था, उसके बाद कांग्रेस एक पार्टी बन गई थी, डोमिनेटेड बाय द इंग्लिश स्पीकिंग अपर क्लास। अपर कास्ट के लोग यहाँ पे थे, अपर मिडिल क्लास थे, अर्बन एलिट पीपल थे। ओके, सो बट विद द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, ठीक है, जैसे कि हमने पढ़ा था क्लास 10th में चैप्टर नंबर 3 नेशनलिज्म इन इंडिया, उसमें सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट अगर आपको याद हो तो वहाँ पे पार्टिसिपेशन दिखाया गया था
कि ट्राइबल पीपल का, कि ट्राइबल पीपल के अपने क्या मोटिव्स थे, उन्होंने कैसे फ्रीडम स्ट्रगल में पार्टिसिपेट किया, या फिर मिडिल क्लास पीपल ने कैसे पार्टिसिपेट किया, या पुअर पीजेंट्री ने कैसे पार्टिसिपेट किया, स्टूडेंट ने कैसे पार्टिसिपेट किया, विमेन ने कैसे पार्टिसिपेट किया। हर एक मतलब आपको बता रखा है उसके अंदर कि किस तरीके से इन्होंने पार्टिसिपेशन किया। तो जब सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट जब लॉन्च हुई तो उस टाइम पर जब कांग्रेस पार्टी ने उसको लीड किया, तो अब यहाँ पे इसका बेस जो था वो वाइडन हो गया। ओके, इट ब्रोट टुगेदर डाइवर्स ग्रुप्स, काफ़ी डाइवर्स ग्रुप्स ये साथ लेकर आई, हुज इंटरेस्ट वर ऑफन कॉन्ट्राडिक्टरी, जिनके अपने अपने इंटरेस्ट थे, जैसा कि हमने पढ़ा था। ओके, peasant and industrialist, urban dwellers and the villagers, workers, owners, middle, lower upper class, मतलब हर एक ने अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव जो थे वो कांग्रेस पार्टी में भेजने शुरू कर दिए, इसके अंदर कांग्रेस पार्टी के अंदर। ठीक है, तो धीरे धीरे क्या होने लग गया, इट्स लीडरशिप वॉज एक्सपेंडेड बियॉन्ड द अपर कास्ट एंड द अपर क्लास प्रोफेशनल्स टू एग्रीकल्चरल बेस्ड लीडर्स एंड द रूरल ओरिएंटेशन। अब धीरे धीरे अब ये सिर्फ अपर क्लास की ही पार्टी नहीं रह गई कांग्रेस, बल्कि इसके अंदर जो थे हर एक टाइप के पीपल थे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल, चाहे वो रिच था, पुअर था, ओके, किसी भी उससे बिलोंग करते थे, किसी भी क्लास से, वो सारे के सारे इसके अंदर इनकी ओरिएंटेशन हो गई। बाय द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस द कांग्रेस वॉज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू ए रेनबो लाइक सोशल कॉलिशन। रेनबो की तरह, जैसे कि रेनबो में डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होते हैं ना, वैसे ही कांग्रेस रिप्रेजेंटिंग इंडियाज डाइवर्सिटी इन टर्म ऑफ क्लासेस एंड द कास्ट। वैसे ही हमने देखा कि डिफरेंट क्लास, डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट लैंग्वेजेस, वेरियस इंटरेस्ट के साथ वो आए, और एक रेनबो की तरह डिफरेंट डिफरेंट कलर्स, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट अपनी डाइवर्सिटी यहाँ पे भारत की नज़र आती है। तो यहाँ पे फर्स्ट पैराग्राफ में आपका कंप्लीट होता है कांग्रेस एज सोशल कॉलिशन। यहाँ पे एक सोसाइटी का डिफरेंट डिफरेंट कास्ट, कलर, रिलीजन, लैंग्वेजेस, वेरियस इंटरेस्ट, इनका कॉलिशन बनता है। ओके, अब नेक्स्ट पैराग्राफ में हम क्या देखते हैं कि कांग्रेस एज ए आइडियोलॉजिकल कॉलिशन। तो आइडियोलॉजिकल कॉलिशन में आपको बताया जाएगा कि यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ था कि इन द सेंस द कांग्रेस वाज एन आइडियोलॉजिकल कॉलिशन एज वेल, इट अकोमोडेट करती थी, ठीक है, द रिवोल्यूशनरी एंड द पैसिफिस्ट। यहाँ पे हम बात करेंगे आइडियोलॉजी की, कि देखिए डिफरेंट डिफरेंट आइडियोलॉजी थी, रिवोल्यूशनरी भी थे, पैसिफिस्ट भी थे, कंजर्वेटिव भी थे, रेडिकल लोग भी थे, एक्सट्रीमिस्ट थे, मॉडरेट थे, राइट विंग थी, लेफ्ट विंग थी, सेंट्रिस्ट थे। मतलब देखिए इतनी सारी आइडियोलॉजी एक साथ एक ही पार्टी के अंदर। पैसिफिस्ट की अपनी अलग आइडियोलॉजी है, कंजर्वेटिव की डिफरेंट है, रेडिकल की डिफरेंट है, राइट विंग, राइटीज, लेफ्टीज अलग अलग है, सेंट्रिस्ट अलग होते हैं। तो इतनी सारी आइडियोलॉजी का मिक्सचर, इतनी सारी आइडियोलॉजी का कॉलिशन जो है हमें कांग्रेस पार्टी में देखने को मिला, इसलिए कहा गया है कि कांग्रेस एज ए सोशल एंड आइडियोलॉजिकल कॉलिशन, राइट। अब यहाँ पे जो है कांग्रेस वॉज ए प्लेटफॉर्म फॉर न्यूमरस ग्रुप, प्लेटफॉर्म बन गया अलग अलग ग्रुप्स के लिए, इंटरेस्ट के लिए, एंड इवन पॉलिटिकल पार्टीज टू टेक पार्ट इन द नेशनल मूवमेंट। Okay, so in pre-independence days, many organizations and the party with their own constitution and the organizational structure were allowed to exist within the Congress party. हर कोई जो है अपने रिप्रेजेंटेटिव भेज रहा था और हर एक आइडियोलॉजी यहाँ पे एग्जिस्ट करती थी अपने अपने व्यूज़ के साथ, यहाँ पे जो थी वो हमें देखने को मिली। ओके, सो सम ऑफ दीज लाइक द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की अलग आइडियोलॉजी थी, बाद में ये सेपरेट हो गई थी फ्रॉम द कांग्रेस एंड बिकम ओपोजिशन पार्टी। ओके, सो इस तरीके से हम देखते हैं कि अलग अलग इसमें आइडियोलॉजी हमें देखने को मिली थी कांग्रेस पार्टी के अंदर। सो विद दिस वी हैव आई वांट टू कंप्लीट दिस चैप्टर, not this chapter, this part. Rest of the part we will discuss in the next video lecture. So thank you for being with me.